हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम यूपी टेट के लिए साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में भी हमने साइंस के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर लिया था। आई होप आपने वो क्लासेस देख ली होगी, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिएगा। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो क्लास को एंड तक देखिएगा, आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करने वाली है। क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वो है कि इफ 4/3, ठीक है, क्या गिवन है? इफ 4/3 एंड 3/2 आर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, क्या गिवन है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस किस किस का? वाटर एंड ग्लास का। तो फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिलेटिव? रिलेटिव टू वाटर। तो सबसे पहले हमें निकालना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला इज इक्वल टू किस किस का निकालना है, किस किस का गिवन है, सॉरी। तो इसमें आपको ग्लास का गिवन है और वाटर का गिवन है, ठीक है। तो ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, विद रिस्पेक्ट वाटर। ये आप लिख लीजिएगा, दैट इज, ठीक है। तो ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर बात करें वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज NW इज इक्वल्स टू, तो वाटर का है 4/3 और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये है 3/2। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। अब हमें निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू NG/NW। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? दैट इज 3/2 इज इक्वल्स टू 4/3। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 3 3 9 एंड 2 4 6। तो आंसर विल बी 9/6। सॉरी, 3 3 9, 2 4 8, सॉरी, ये कैलकुलेट, हाँ। तो ये आ जाएगा आपका 9/8। ये समझ आ गया होगा आपको, बेसिक कैलकुलेशन है। इसमें क्या किया है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि डिवाइड बाय फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/4, दैट इज 3 3 9, 2 4 8। क्लियर है इतनी बात? तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया आपका 9/8। क्या आ गया आंसर इसका? ये आ गया आपका 9/8। तो लेट्स सी, 4/3 नहीं, 9/8 जो है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन हाउस होल्ड वायरिंग, ठीक है, जो घर में वायरिंग होती है। क्वेश्चन में पूछा है कि इन हाउस होल्ड वायरिंग, बेसिकली जो घर में वायरिंग होती है, तो व्हाट इज द कलर ऑफ अर्थ वायर? तो अर्थ वायर का जो कलर है वो क्या होता है? अर्थ वायर यानी कि सेफ्टी वायर भी कह सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं जो ग्राउंड है, अगर मैं सिंपल उसमें बात करूं तो ग्राउंड, जी से ग्राउंड, ठीक है, जी से
ग्रीन, कौन से कलर का होगा, ग्राउंड इज इक्वल्स टू ग्रीन, तो अर्थ वायर किस कलर का हुआ, ग्रीन कलर का, किस कलर का हुआ, अर्थ वायर जो हुआ वो हुआ ग्रीन कलर का, ठीक है जी। तो ग्रीन इज इक्वल्स टू, सॉरी, ग्रीन इज इक्वल्स टू ग्राउंड और ग्राउंड इज इक्वल्स टू दैट इज अर्थ। समझ में आई इतनी बात। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेफ्टी वायर भी कहते हैं। तो आप सिंपल इसे ऐसे याद रख सकते हैं। इसे हम और क्या कहते हैं, तो इसे हम अर्थ वायर को क्या कहते हैं, सेफ्टी वायर भी कहते हैं। अर्थ वायर इज ऑल्सो नोन एज, अर्थ वायर इज ऑल्सो known as सेफ्टी वायर, ठीक है। अर्थ वायर को हम सेफ्टी वायर भी कहते हैं, ठीक है। तो ब्लैक नहीं, ग्रीन जो है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्रिचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, कि जो क्रिचॉफ करंट लॉ है वो किस सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें आपको सिंपल याद रखना है कि इन इज इक्वल्स टू आउट, ठीक है। अब कुछ बच्चों के समझ नहीं आया होगा इन इज इक्वल्स टू आउट का मतलब क्या है, तो आप सभी जानते हैं इन इज इक्वल्स टू आउट, ठीक है। तो क्रिचॉफ लॉ जो है वो ये कहता है कि टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन, टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है आपका टोटल करंट लीविंग द जंक्शन, ठीक है। टोटल करंट, टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। तो क्रिचॉफ करंट लॉ जो है वो ये कहता है कि जो टोटल करंट एंटरिंग करता है, एंटरिंग अ जंक्शन, वो किसके इक्वल होता है, टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। अब आपको ये जंक्शन टर्म दिख रही होगी, तो जंक्शन होता क्या है, बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर 3 या उससे ज्यादा वायर क्या करते हैं, मीट करते हैं। अ पॉइंट वेयर 3 और मोर वायर्स मीट, ठीक है। जो 3 या उससे ज्यादा वायर जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। तो ये किस वजह से पॉसिबल है कि जो टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन वो किसके इक्वल है, टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। तो ये पॉसिबल है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसा है, वो कंजर्व है, बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कैसा है, वो कंजर्व है। इट मींस इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉरा डिस्ट्रॉय, ठीक है। इट कैन नाइदर, कंजर्व है तो आप कह सकते हैं कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉरा डिस्ट्रॉय, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्रिचॉफ करंट लॉ किस सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है, तो चार्ज के ऊपर बेस्ड है। मोमेंटम नहीं, मास नहीं, एनर्जी नहीं। तो जो चार्ज है, जो ए ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर दैट इज 1101, ठीक है, होल ट्वाइस एस, तो ठीक है, 1101। अब आपको पता है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 0 कितना होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। 2 की पावर 0 जो होता है दैट इज 1, मैं यहां लिख देती हूँ। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 कितना होता है, दैट विल बी 8। अब ऊपर इनकी क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दैट विल बी 1 1 जा 1, 2 0 जा 0, ठीक है, 4 1 जा 4 और 8 1 जा 8। अब इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। 8 + 4 कितना होता है, 9 10 11 12 और 12 और 1
30। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 30। ठीक है, यहाँ उनकी क्या होनी है, मल्टीप्लाई होनी है। तो लेट्स सी, 9 गलत, 15 गलत, 11 गलत। तो जो ए ऑप्शन है 13, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिल्क फार्मिंग, कि सिल्क फार्मिंग को हम क्या कहते हैं। तो लास्ट ऑप्शन से शुरू करेंगे, तो जो डी ऑप्शन है दैट इज एपीकल्चर। तो एपीकल्चर क्या करते हैं, रियरिंग ऑफ हनी बीज, मधुमक्खी का पालन। तो ये तो सिल्क फार्मिंग नहीं है। एग्रीकल्चर आप सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर यानी कि हम क्या करते हैं, क्रॉप्स की फार्मिंग करते हैं। तो सिंपल फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स, ये भी नहीं है। पीसी कल्चर, देखो पीसी, यहां से आपको पता चल रहा है नाम से ही कि इसमें क्या करते हैं, पीसी कल्चर में किसकी फार्मिंग करते हैं, फिश फार्मिंग। किसकी फार्मिंग, फिश फार्मिंग। बचा क्या, सेरिकल्चर। तो इसमें क्या होता है, सिल्क फार्मिंग। ठीक है, तो यही पूछा था कि व्हाट इज सिल्क फार्मिंग, ऐसा इजी क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इसे हम कहते हैं सेरिकल्चर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के सभी जीव होते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा कैसा होता है, यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल, यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये यूकेरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर है और कैसे होते हैं, ये होते हैं यूकेरियोटिक। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, एंड यूगिलीना, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं किंगडम प्रोटिस्टा के। इतनी बात क्लियर है। तो सिंपल है, अगर आपको ध्यान रखना है तो किंगडम प्रोटिस्टा सिंपल 3 चीज याद रखेगा जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूकेरियोटिक प्लस एक्वेटिक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। दैट इज यूनिसेलुलर, ठीक है, यूकेरियोटिक एंड इक्वेटिक। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अब इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनल होता है, ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है मल्टी सेलुलर। तो ये मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक भी नहीं होते, यूकेरियोटिक होते हैं। तो गलत हो गया। यूनिसेलुलर सही है लेकिन प्रोकैरियोटिक नहीं होते, यूकेरियोटिक होते हैं। मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर है, ये भी गलत। तो यूनिसेलुलर एंड यूकेरियोटिक जो आपका डी ऑप्शन है, ये क्या हुआ, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। एक सेकेंड, यस, सेकेंड, फोर्थ, दैट इज फिफ्थ, ओके, दैट इज सिक्स्थ, यस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट, क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा पिगमेंट ऐसा है जो एसोसिएटेड होता है विद जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, क्लोरोफिल, प्लास्टोसाइनिन, ज़ेंथोफिल या फिर फाइटोक्रोम। बताना है कि कौन सा पिगमेंट ऐसा है। तो कौन सा पिगमेंट जो है वो एसोसिएटेड होता है विद जर्मिनेशन ऑफ सीड, दैट इज फाइटोक्रोम। कौन सा होता है, वो होता है फाइटोक्रोम। तो जो पहला है वो है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो हो गया आपका गलत। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन गलत, ज़ेंथोफिल गलत, फाइटोक्रोम ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। फाइटोक्रोम एक प्लांट पिगमेंट है जो लाइट को क्या करता है, सेंस करता है। ठीक है, क्या है, एक प्लांट पिगमेंट है बेसिकली जो लाइट को क्या करता है, सेंस करता है, स्पेशली रेड एंड फार लाइट यानी कि लाल और दर लाल प्रकाश को। ये सीड जर्मिनेशन को कंट्रोल करता है। इट हेल्प सीड्स नो व्हेन कंडीशन आर सुटेबल टू स्टार्ट ग्रोइंग। ठीक है, ये बीज को सही समय पर अंकुरित होने में क्या करता है, मदद करता है। तो इसका आंसर हो गया फाइटोक्रोम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द टिश्यू दैट कनेक्ट वन बोन विद द अदर बोन इज कॉल्ड, कि उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है लीगामेंट। ठीक है, जो वो क्या कहलाता है? लीगामेंट कहलाता है। ये क्या करता है? कनेक्ट्स वन बोन with the other bone। ठीक है, तो पहला है एपिथेलियम गलत, कार्टिलेज गलत, एडिपोज टिश्यू गलत, जो लीगामेंट है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि ये बोन टू बोन क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो लीगामेंट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विविपेरस जर्मिनेशन ऑफ सीड्स अकर इन। ठीक है, कि विविपेरस जर्मिनेशन यानी कि सीडो बीजों का विविपेरस जर्मिनेशन होता है, कहाँ होता है? पोटैटो में, राइजोफोरा में, सुगर केन में या फिर मैंगो में। तो विविपेरा जो देखा जाता है वो मैनग्रोव्स में देखा जाता है। विविपेरस इज, ठीक है, बीजों का विविपेरी अंकुरण होता है। तो विविपेरस इज सीन इन, कहाँ बताया था कि कहाँ देखा जाता है? तो बेसिकली ये कहाँ देखा जाता है? ये देखा जाता है मैनग्रोव्स में, लाइक राइजोफोरा। ठीक है, सीन इन मैनग्रोव्स लाइक राइजोफोरा। तो पहला ऑप्शन है पोटैटो गलत, शुगर केन गलत, मैंगो गलत, राइजोफोरा जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है, जो सीड जर्मिनेट करते हैं और ये स्टिल अटैच्ड होते हैं पेरेंट प्लांट से। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इन विविपेरस जर्मिनेशन में क्या होता है कि सीड जो है जर्मिनेट होते हैं और वो स्टिल अटैच होते हैं किससे? पेरेंट प्लांट से। ठीक है, नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ हीट। बहुत इजी क्वेश्चन है कि हीट की एसआई यूनिट क्या होती है। तो आप सभी जानते हैं कि हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एसआई यूनिट क्या होगी हीट की? दैट इज जूल। क्या हो जाएगी? जूल। तो पहला है कैलोरी नहीं, अर्ग नहीं, वॉट नहीं, तो जूल इज द, जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ प्रेशर, फोर्स एंड एरिया, ठीक है, रिप्रेजेंट, ठीक है, इफ पी एफ ए जो रिप्रेजेंट करता है प्रेशर, फोर्स, एरिया रेस्पेक्टिवली, देन तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो लेट्स सी, P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए अपॉन एफ नहीं, एफ इन टू ए नहीं, ये भी नहीं। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज फ्रॉम 10 यूनिट टू 25 यूनिट इन 5 सेकेंड। ठीक है, कि यदि 5 सेकेंड में किसी वस्तु का जो मोमेंटम है वो 10 से 25 हो जाए तो उस पर लगने वाला बल होगा, क्या पूछा है? उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो टर्म्स गिवन है हम यहाँ अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज इनिशियल मोमेंटम 10, ठीक है, फाइनल मोमेंटम P2 दैट विल बी 25, जो टाइम है दैट इज डेल टी, वो कितना है? वो है 5 सेकेंड। एक बार मैं चेक कर लेते हैं। ठीक है, 10, 25 और 5 सेकेंड। अब इसमें जो अप्लाई होगा, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है? वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम with respect to
टाइम। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा पहले, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी। तो दैट विल बी, ये क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन टी। तो दैट इज P2 यानी कि 25 माइनस 10 अपॉन टी। तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1, दैट विल बी 25 माइनस 25 माइनस 10, तो दैट विल बी 15। अब फोर्स जो निकालेंगे, फोर्स निकालना है हमें इसमें, तो फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन, कैसे निकालेंगे, टाइम। तो मोमेंटम दैट विल बी 15 और टाइम जो गिवन है 5, तो 5 3 जा 15, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 3 यूनिट। तो अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि 3 यूनिट जो है वो गिवन है या नहीं। तो यस, जो 3 यूनिट है, जो पहला ऑप्शन है, यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइका इज यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल, कि माइका को हम कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में यूज करते हैं बिकॉज, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो, जो माइका हम कुकिंग यूटेंसिल बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि जो माइका है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ अ डीप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ, सबको पता है दैट इज 90 डिग्री, 45 नहीं, 135 नहीं, 0 डिग्री नहीं, तो दैट इज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, नेचुरल रबर का मोनोमर कौन है। तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर है दैट इज आइसोप्रीन। कौन है, आइसोप्रीन। तो टेरिलीन गलत, ओरलॉन गलत, नियोप्रीन गलत, आइसोप्रीन जो है ये क्या होगा सही आंसर। कुछ इजी क्वेश्चंस भी और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कि विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट होता है। नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन या फिर एन पेंटेन। बताना है कि किसका सबसे ज्यादा होता है। तो आपको एक बात पता होगी कि जो स्ट्रेट चेन है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाईएस्ट होता है। तो यहाँ पर स्ट्रेट चेन कौन सी है, एन पेंटेन है। तो एन पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाईएस्ट होगा। तो इस केस में जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन एरोमेटिक कंपाउंड, कि एरोमेटिक कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या फॉलो करता है, हक्कल रूल, हक्कल रूल, दैट इज 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पहला है 4n प्लस 2, तो यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, 4n प्लस 2 यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, हक्कल रूल 4n प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कि जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रिजल्ट टू इनटू डिस्कवरी ऑफ, यानी कि रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है प्रयोग में किसकी खोज हुई। तो किसका डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी, एटॉमिक मास नहीं, प्रोटॉन नहीं, तो न्यूक्लियस इन द एटम दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कि इनमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि जो स्मोक है वो कैसा है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। मिल्क भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जेली भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बट जो एयर है वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें कॉम्पोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म रहता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। तो ये थे क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं। क्लास पसंद आई होगी, अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।